हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, जिसमें चैप्टर 1 से लेके 6 तक हमने कवर कर लिए, और जो मोस्टली पार्ट था केमिस्ट्री का। और आज का जो 6 का जो चैप्टर 7, 8 एंड 9 है, ये पार्ट होगा हमारा बायोलॉजी का। तो आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर क्लास 6 के पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो चैप्टर 7 है, ये है पौधों को जानिए। तो आज इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के बारे में, पौधे हमारे लिए, पौधों के कौन कौन से पार्ट हैं, हाँ, पौधे कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में आज देखते हैं। पहले हम तो सबसे पहले हम देखते हैं पौधों का एक थोड़ा सा बेस तैयार करते हैं हम, है ना, तभी तो फीलिंग आ पाएगी। तो हम जो फील करते हैं सबसे पहले हमारा, तो देखो हमने देखा था पदार्थ। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है? पदार्थ और एनर्जी। तो पदार्थ को हम मोटे तौर पे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सजीव पदार्थ और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ है, उस सजीव पदार्थ को भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक हिस्सा हो गया प्लांट्स का और दूसरा हो गया जंतु का। अब प्लांट्स और जंतु में मेजर जो डिफरेंस है, मेजर 2 डिफरेंस है। नंबर 1 तो क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई देती है हमको, इसकी वजह से क्लोरोफिल प्लांट्स में ही पाया जाता है और एनिमल्स में नहीं पाया जाता। और दूसरा होता है लोकोमोशन या गमन करना। तो जो एनिमल्स होंगे, इसमें गमन पाया जाता है ना। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ये जा सकते हैं, जबकि प्लांट्स में गमन नहीं पाया जाता। ये 2 मेजर डिफरेंस हैं इन दोनों में, प्लांट्स और एनिमल में। तो अब चलते हैं हम आगे और आगे देखते हैं प्लांट्स के। इसमें गमन और गति में एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं। इसमें हम देखते हैं जो गमन है और गति है। तो देखो, यदि कोई माना कि ए नाम की कोई चीज़ है, अब ये ए नाम की चीज़ यहाँ से चली और चल के यहाँ पे आ गई, तो इसने अपना प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है, तो इसको बोलेंगे हम गमन या लोकोमोशन। और अगर ये ए यहाँ पे है, यहाँ पे इसका प्लेस चेंज ना करके यहीं पे ही अगर ऐसे आड़ी तिरछी होती है, मुड़ती है, जो भी करती है ना, जैसे अपन खड़े खड़े अपने हैंड्स को घुमा सकते हैं, लेग्स को घुमा सकते हैं, तो ये अगर अपनी प्लेस को चेंज ना करें, यहीं पे अगर अपन मोशन करते रहें, तो इसको बोलते हैं अपन मूवमेंट। इसको बोलेंगे मूवमेंट मतलब गति, और इसको बोलेंगे लोकोमोशन मतलब गमन। तो ये डिफरेंस है गमन और गति में। नेक्स्ट अब हमारा है जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लांट्स की साइज के बेस पे 3 तरह के प्लांट्स हो सकते हैं। ये जो साक होंगे ना, साक जिनको हर्ब्स बोलते हैं, तो साक में क्या होता है कि इनका जो ये तना होगा ना, ये तना यहाँ पे, ये तना कैसा होगा? ग्रीन होगा, हरे रंग का तना होता है और सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। साक जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं साइज में, और ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमने बताया ना, ये अपने सरसों के, चने के या आसपास जो छोटे छोटे पौधे देखते हैं हम, है ना। खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार, और खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार वो पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जैसे हमारी फसल के साथ, है ना, अनवांटेड जो पौधे उग जाते हैं, जिनकी ज़रूरत हमको नहीं है, उन सबको बोलते हैं खरपतवार या वीड्स ना। ये सभी क्या होते हैं? साक होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं और हरे रंग के, इनका तना जो होता है वो हरे रंग का होता है। अब आ जाओ झाड़ी पे। तो झाड़ी में एक तो इनकी विशेषता ये है कि झाड़ी इससे साख से थोड़े बड़े होंगे, इनको सर्ब्स बोलते हैं, साख से थोड़े बड़े होंगे। और इसमें दूसरा क्या होगा, इनका जो तना है ना, तना थोड़ा स्ट्रोंग होगा, कठोर होगा। इससे जो इसमें था, साख में था बिल्कुल मुलायम था, लेकिन इसमें थोड़ा कठोर है। और साख में ग्रीन था, इसमें ग्रीन नहीं होगा, है ना। और साइज में साख से थोड़े बड़े होंगे, मीडियम साइज के होंगे। और झाड़ियों में एक और होगा कि झाड़ियों की जो ब्रांचेज होंगी, शाखाएं हैं, वो ज़मीन से ही निकलना शुरू हो जाएंगी तने में। अब तीसरे नंबर पे आता है वृक्ष। वृक्ष में क्या होगा? वृक्ष की पहचान ये है कि इसका लंबा सा बड़ा सा हमको तना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और तने पे कोई शाखाएं नहीं होंगी, कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद शाखाएं निकलना शुरू होंगी। जैसे नीम का पौधा, आम का पौधा, पीपल, बरगद, ये सब देखते हैं हमें, सब क्या है? वृक्ष या ट्री। तो ये 3 डिफरेंस हो गए इनमें। इनका ये पिक्चर्स देख सकते हैं। इसमें देखो, ये देखें, सबसे पहले हम ए पे साख दिखा रखे हैं हमको, देखो इसका ग्रीन तना है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये, है ना। बी पे हमको मिल रहा है झाड़ी, तो ये देखिए झाड़ी के नीचे से ब्रांचेस शुरू हो गई और साख से थोड़ा बड़ा है।
और तीसरे नंबर पे ट्री दिखा रखा है, वृक्ष, और ये जो सबसे बड़ा दिखा रखा है। तो ये जो 3 अलग अलग टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, इस पे आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो पौधा होता है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पौधे को मेनली 4 भागों में बांट दिया हमने। नंबर 1 तना, स्टेम, लीव्स, रूट एंड फ्लावर। अच्छा, ये रूट जो जड़ है इसको मूल भी कहते हैं, ये नाम भी ध्यान रखना है हमको। तो अब आते हैं हम इसमें, और सबसे पहले हम ले लेते हैं तना। तो तना देखो, ये एक पेड़ का मॉडल डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं जो ज़मीन है ये धरती है अपनी, अर्थ। इसके जो नीचे के जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे मूल या जड़। इसके ऊपर जो ब्रांचेज, जो शाखाएं शुरू होती है उससे लेके और ज़मीन तक का जो बीच का पार्ट होगा ये होगा तना। ठीक है, तने के ऊपर जो ब्रांचेज है इसमें पत्तियां होती हैं, और इसी में ऊपर की तरफ क्या होंगे, फ्लावर या फूल, पुष्प। ये हो गया हमारा 4 पार्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका तना। तो तना जो बीच का पार्ट दे रखा है ये, इसका मेन काम क्या है। तने के जो वृक्ष होते हैं, बड़ी बड़ी साइज के वृक्ष होते हैं, उनमें तने का एक तो बेसिक काम ये होता है कि ये पशुओं से वृक्ष की रक्षा करता है। देखो यहाँ पे ज़मीन पे है, यहाँ पे पशु घूमते रहते हैं। अब अगर इसके तना ऊंचा नहीं होगा, ये इतनी हाइट नहीं होती इस तने की, तो ये पशु इसको खा जाते, पत्तियों को खा जाते, फूल को खा जाते। लेकिन इससे रक्षा करने के लिए पशुओं से तना हाइट ऊंची कर देगा पौधे की। एक तो ये हो गया तने का काम। दूसरा तने का काम ये है कि जो जड़ें होती हैं, मूल होती हैं पौधे की, वो क्या लेती है, जल को अवशोषित करती है। धरती में से जल को अवशोषित किया, और ये जल तने से होता हुआ और पत्तियों तक और शाखाओं तक पहुंचता है। तो जल का परिवहन कौन करता है, तना। तीसरा जो काम है, पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और जो भोजन बना उस भोजन का परिवहन पूरे पौधे में होगा और जड़ों तक भी होगा। तो जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तना। तो पत्तियों से भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है तना। ये 3 मेन काम हो गए तने के। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम ले लेते हैं जड़ या मूल। तो पौधे की जड़ कहाँ पे होती है, भूमिगत होती है, मतलब ये धरती के अंदर की तरफ होती है। और इसका जो मुख्य काम होता है, एक तो होता है जल का अवशोषण। मूल का जो मेन काम है जल का अवशोषण, और दूसरा काम है इसका जल के अवशोषण के अलावा पौधे को एक जगह स्थिर रखना। स्थिर रखना मतलब धरती में उसको गड़ा के मजबूती से रखना, जिससे हवा वगैरह से पौधा गिरे ना। तो ये 2 काम जड़ के मुख्य रूप से होते हैं। और जड़ का अगर हम टाइप्स देखें तो पौधों में हमारे आसपास जो भी पौधे हैं उन 2 प्रकार की जड़ें पा सकती है हमको, है ना। किसी भी देखो पौधे में, अगर पौधे में जड़ हमको ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें एक तो मेन जड़ है, मोटी सी जड़ एक मेन होती है, साइड में ब्रांचेज होती है उसमें, तो ऐसी जड़ को हम बोलते हैं मूसला मूल। मूसला मूल, है ना। उसको टैप रूट भी कहते हैं, मूसला मूल या टैप रूट। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारे गेहूँ, बाजरा, घास वगैरह, इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक मोटी मूल बीच में नहीं होती, सारी छोटी छोटी जड़ें रहती है साइड में, है ना। ऐसी जड़ों को हम बोलते हैं रेशेदार मूल। इनको बोलेंगे रेशेदार, रेशेदार या फाइब्रस रूट। तो ये 2 प्रकार हो गए जड़ों के, एक मूसला मूल या टेप रूट, और दूसरी रेशेदार मूल या फाइब्रस रूट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ साथ में हम लिंक करना चाहें तो एक चीज़ इसमें देखो, जो टेप रूट होती है, जिन पौधों में ऐसी मूल पाई जाएगी मूसला मूल, उनकी पत्तियां हमेशा हमको इस टाइप की दिखाई देंगी। ये पत्तियां होंगी, और पत्तियों के अंदर जो ये शिराविन्यास होता है, इसको वेनेसन भी कहते हैं शिराविन्यास को, ये ऐसे जाल के रूप में मिलता है, मतलब जाली का रूप में पाया जाएगा शिराविन्यास। और जो पौधे हैं जिनमें फाइब्रस रूट, ऐसी रूट पाई जाएंगी फाइब्रस रूट, वो पौधों की पत्तियां हमेशा हमको इस टाइप की लंबी दिखाई देंगी, और इसके अंदर जो शिराएँ होती हैं पतली पतली, वो हमेशा ऐसे पैरेलल होंगी, सीधी समांतर शिराविन्यास। तो हम पत्ती को देख के जड़ बता सकते हैं कि इस पौधे में कौन सी जड़ होगी, कैसी जड़ होगी। किसी भी पत्ती, हमारे पास कोई पत्ती लेके आता है, अगर ऐसी पत्ती है वो जिसमें इस टाइप का सिराएँ पाई जाती है अंदर, तो इसका मतलब इसमें जड़ कौन सी होंगी, रेशेदार। और अगर इस टाइप के शिराविन्यास वाली पत्तियाँ जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, जो भी पौधे बड़े हैं, तो इन सब में कौन सी जड़ होगी, मूसला मूल। चलो, ये हमारी
जड़ का हुआ। इसके बाद हम देखते हैं पत्तियाँ, और पत्तियों का डिस्कशन में हम ये थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी हमको। हाँ, तो ये हमारा पत्ती का एक डायग्राम हो गया। इसमें दो पार्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं हमको। ये पार्ट है, इसको बोलते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत जो शाखाओं से लगा रहता है, और दूसरा ये पार्ट हो गया, ये हो गया इसका फलक। ये दो पार्ट हो गए पत्ती के। अब इस पत्ती में एक चीज़ हमको ये अंदर दिखाई दे रही है, बारीक बारीक सी रेखाएं, इनको बोलते हैं हम वेन्स या सिराएं। तो सिराओं के आधार पर हमने अभी क्लासिफिकेशन किया था, दो प्रकार की थी, एक तो जालिकावत शिराविन्यास और दूसरा था समानांतर। अब इसमें देखते हैं हम, सबसे मेन देखते हैं पत्ती का मुख्य कार्य क्या है पौधे के लिए। और पत्ती होती है हरे रंग की, हरे रंग की होती है। हरा रंग होता है इसमें क्लोरोफिल की वजह से, जो नाम ऊपर लिख दिया था मैंने, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पौधों में होता है, उसकी वजह से पत्तियाँ कैसी होती है, हरी। और इस पत्तियों का या फिर क्लोरोफिल का मुख्य काम होता है पौधे के लिए भोजन बनाना, भोजन बनाना। और भोजन बनाने की इस क्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। जब पौधे भोजन बनाते हैं इसको बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और होता कैसे ये प्रकाश संश्लेषण? वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं पौधे, प्लस में जड़ों से जल लेते हैं H2O, प्लस में सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। इन तीन चीज़ों को इकट्ठी करके क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है। और फिर ये भोजन जो ग्लूकोज के रूप में बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद ये स्टोर जब होता है पौधे में तो वो स्टार्च के रूप में होता है। ये ध्यान रखना है हमको, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में पौधे में भोजन जमा होता है। एक काम तो ये हो गया पौधे का, पत्तियों का। दूसरा पत्तियों का काम है, पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें भी पत्तियां ही काम में आती हैं। पत्तियों का जो फलक है ये, इसमें हम देखेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को हम बोलते हैं रंध्र। तो पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र, और इन रंध्रों से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, मतलब पानी जो शरीर से पौधे से बाहर निकलता रहता है पौधे की पत्तियों को ठंडा बनाने के लिए, तो वो पानी बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो भी किससे होता है, पत्तियों से होता है। तो पत्तियाँ भोजन बनाने में, श्वसन में और वाष्पोत्सर्जन में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों चीज़ों में पत्तियाँ काम आती हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है पौधे का, वो लास्ट पार्ट है फ्लावर या पुष्प। और ये जो फ्लावर का जो पार्ट है, ये पौधे का प्रजनन अंग है। मतलब इससे जो नए पौधे बनते हैं, बीज बनता है, फल बनता है, और जो नए पौधे बनते हैं वो सारे किससे बनेंगे, पुष्प से। और पुष्प की एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये हम देख लेते हैं। इसमें देखो, ये सबसे पहले जो पुष्प का नीचे एक डंडी होती है, डंडी के ऊपर एक फूला हुआ सा भाग होगा, इस फूले हुए से भाग को हम बोलते हैं पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ होता है। अब पुष्पासन का हम जो फूल देखते हैं, तो फूल के जो सबसे बाहर वाली जो पंखुड़ी होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी, पत्तियों जैसी चपटी हुई सी रहती है, तो इसको बोलते हैं हम बाह्य दल। बाह्य सबसे बाहर का दल होता है, इसलिए इसको बाह्य दल। फिर उसके अंदर जो होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, उन कलर्ड को बोलते हैं हम दल, है ना, जो रंग बिरंगे होते हैं उनको कहते हैं दल। उसके बाद हम अंदर चलें तो अंदर की तरफ इसमें इस टाइप के होते हैं, थ्रेड की तरह ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पुंकेसर। तो ये एक सेकेंड, इनको हम कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ से लेके हम ये देख सकते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये जो लंबा आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो भाग हैं, एक हो गया पूतंतु और दूसरा हो गया पराग कोश। जो ऊपर ये छोटा सा लगा रहता है इसको बोलते हैं पराग कोश। ये पुष्प के पुंकेसर हो गए। इस पुंकेसर को मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके। और इसके बाद जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है, इसमें जो सबसे नीचे ये उभरा हुआ है इसको बोलते हैं हम अंडाशय। फिर उसके बाद ये सीधा है जो इसमें आ रहा है इसको बोलेंगे वृत्तिका, अंडाशय, वृत्तिका, और सबसे ऊपर जो ये फूली हुई स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे वृत्तिकाग्र। ये तीन हो गए और इनको तीनों को मिला के बोलते हैं हम स्त्री केसर। तो ये देखो, इसमें देख लो, ये दिखा रखा है, ये स्त्री केसर है। जो ये पिस्टिल लिखा हुआ है ये क्या है, स्त्री केसर। अच्छा, ये जो बाहर दिख रहे हैं हम लोग पुंकेसर, इनको बोलते हैं हम स्टामेन। ये हो गया पुंकेसर।
और ये परागकोश जो मैंने दिखाए थे ऊपर, ये जो परागकोश दिखा रखे हैं ये, तो ये इसमें देखो ये दिख रहे परागकोश, एंथ्रेक्स। तो ये हो गया हमारा फ्लावर का। तो इस चैप्टर का ये पूरे हो गए थ्योरी। अब इसमें देख लेते हैं इसकी समरी, और समरी में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देखो सबसे पहला देखते हैं पॉइंट, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में आ गया हर्ब्स, सेकंड है सर्ब्स एंड ट्रीज। तो 3 बेस पे कर दिया। तो इसका बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेज। हमने 3 चीज़ देखी थी। तो हाइट देखी थी पौधे की, कि हर्ब्स सबसे छोटा, उससे बड़ा सर्ब्स, और सबसे बड़ा ट्री। अच्छा, नेचर ऑफ स्टेम, तो स्टेम जो देखा था हमने उनका, तो जो हर्ब्स का था वो ग्रीन स्टेम था और सॉफ्ट था। सर्ब्स का वो थोड़ा कम सॉफ्ट हो जाता है और ग्रीन नहीं होता, और उसमें नीचे से ही ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती है, और ट्री का सबसे मोटा होता है स्टेम। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम में सब होता है। लीफ यूजुअली हैज पेटियोल एंड लेमिना। ये पेटियोल पर्णवृंत और लेमिना उसका फलक। फिर अगला देखते हैं हम, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ। ये जो वेन्स का जो पैटर्न देखा था हमने, सिराओं का जो विन्यास देखा था, उसको हम कहते हैं सिरा विन्यास या फिर वेनेसन। और वेनेसन जो है उस पे, उसके बेस पे 2 अलग अलग हो गए। एक तो रेटिकुलेट, ये रेटिकुलेट वाला था अपना जालिकावत, और दूसरा होता है पैरेलल। तो ये वेनेसन कितने टाइप का है इसमें, प्लांट्स के लीफ में 2 टाइप्स का, नंबर 1 रेटिकुलेट एंड सेकंड पैरेलल। फिर नेक्स्ट है लीव्स गिव आउट वाटर वेपर। ये लीव्स जो होती है वाटर वेपर को बाहर निकालती है। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपायरेशन। जो उसकी वाटर की वेपर होती है, वाटर की जो वाष्प होती है, वो लीव्स से बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है ग्रीन लीव्स मेक्स देयर फूड। ये ग्रीन लीव्स मतलब इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्या करती है, ये फूड बनाती है बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और क्या क्या चीज़ यूज में आती है इसमें, फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन 3 चीज़ों के यूज से फूड बनाती हैं। फिर आ जाओ रूट्स पे आ जाते हैं हम। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो ये वाटर और मिनरल्स को धरती में से एब्जॉर्ब करते हैं। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली द सॉइल। प्लांट को एंकर करके मतलब स्थिर करके रखते हैं, कहाँ पे, सॉइल में। फिर आ रहा है नेक्स्ट है, रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के रूट है, नंबर 1 टेप रूट, नंबर 2 फाइब्रस रूट। ये हमने देख ली थी। फिर आता है प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेसन। जिन प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेसन होता है उनकी रूट कौन सी होती है, टेप रूट। और जिन प्लांट्स की लीव्स पैरेलल वेनेसन होगा वो कौन सी होगी, फाइब्रस। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये स्टेम का काम क्या है, वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाता है। एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जो फूड बनता है लीव्स में उनको अदर पार्ट तक पहुंचाता है। द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। ये सेपल्स बाह्य दल, ये दल, ये पुंकेसर, और ये स्त्री केसर। ये हो गए प्लांट्स के, फ्लावर के 4 मुख्य पार्ट। और ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी में इस मेनली ध्यान रखा गया है, या फिर और भी जो एनिमल्स हैं उन सब की हम गतियाँ देखेंगे कि बॉडी में गति कैसे होती है। तो गति के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक देखते हैं। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बॉडी को स्थिर रखने के लिए, है ना, एक शेप में रखने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम होता है अंदर, जिसको बोलते हैं हम कंकाल तंत्र, हाँ, स्केलेटन सिस्टम। और इस स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होती हैं, एक तो होती है इसमें अस्थियाँ, हड्डियाँ या बोन्स, और दूसरी होती है उपास्थियाँ या कार्टिलेज। इन 2 चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंकाल तंत्र बनता है। तो ये जो कंकाल तंत्र है इसका काम क्या है, बॉडी को शेप में रखना। और दूसरा जो तंत्र होता है हमारा, ये होता है पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। इसमें मसल्स होती हैं जो इनसे हड्डियों से जुड़ी रहती है मसल्स, और इन हड्डियों को मैनेज करती है। जैसे हमारा हैंड है ये,
तो ये हैंड की ये एल्बो होगी और ये यहाँ पे आगे की उंगलियाँ होगी। तो ये जो अंदर की जो हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों के साइड में क्या लगा रहेगा, हड्डियों के ऊपर साइड में यहाँ पे मसल्स लगी रहेंगी ऐसे। अब इस हैंड को अगर अपने को चलाना है तो ये मसल्स जो दिखाई दे रही है, ये मसल्स ऊपर नीचे होंगी और इसको खींचेंगी और छोड़ेंगे, उस हिसाब से हैंड ऊपर नीचे उतरेगा। तो हमारे जो बॉडी की मूवमेंट के लिए जो जिम्मेदार ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, वो एक तो हो गया हमारा स्केलेटन सिस्टम और दूसरा हो गया ये एक कंकाल तंत्र और दूसरा हो गया हमारा पेशीय तंत्र। इन दोनों से मिलकर बॉडी में मूवमेंट होती है। अब देखो इसमें अस्थियाँ होगी कंकाल तंत्र में, कौन कौन, एक तो अस्थियाँ हड्डियाँ और दूसरी उपास्थियाँ। हड्डियाँ जो मजबूत होती है, शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे। अब 206 हड्डियाँ अलग अलग है तो इनको जोड़ने के लिए कुछ जॉइंट्स चाहिएंगे, तो वो जॉइंट्स हमको इसमें पढ़ने में है ना। और उसके बाद उपास्थियाँ, उपास्थियाँ कौन सी होती है, जो ऐसी हड्डियाँ जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो मुड़ सकती है। जैसे हमारे कान का जो बाहर की तरफ का जो एक्सटर्नल ईयर है, इस ईयर की हड्डियों को हम देखें तो ये आपस में इनको मोड़ सकते हैं हम पकड़ के। तो इसको जो ईयर वाले जो बाहर जो दिखाई देते हैं हमको, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो हड्डियाँ मोड़ी जा सके उनको कहते हैं हम कार्टिलेज। तो अब मैंने जो बताई थी हमारे शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 206 बोन्स हैं बॉडी में। अब इन बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग जॉइंट्स होते हैं शरीर में, उन जॉइंट्स को बोलते हैं संधियाँ। और इन संधियों में जो मूवमेंट होती है, इनमें जो गति होती है, उस गति के अकॉर्डिंग ही बॉडी में मूवमेंट्स हो पाती है। तो एक बार सबसे पहले हम देखो इस स्केलेटन सिस्टम देख लो हमारे ह्यूमन का। ये हमारा पूरा कंकाल तंत्र हो गया। अब इस कंकाल तंत्र में हम देखें तो इसमें होगा, यहाँ से देखो ये खोपड़ी आती है, स्कल से लेके और ये नीचे लेग तक पूरा अस्थियों का ऐसा पिंजर होता है शरीर में। और उसके फिर साइड में जो अस्थियों को जॉइंट्स दिख रहे हैं, इनके आसपास क्या होता है, पेशियाँ लगी रहती हैं, मसल्स। उन मसल्स में खिंचाव होगा, उन मसल्स में खिंचाव के अकॉर्डिंग ही हैंड्स में, लेग्स में, है ना, जो इसमें गर्दन में, किसी में भी हम आपस में जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए कौन कौन जरूरी है, एक तो कंकाल तंत्र और एक पेशीय तंत्र। अब बॉडी में जो पाए जाने वाले अलग अलग जो संधियाँ हैं, जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये देख लेते हैं, ऊपर से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट कौन से होते हैं, जो स्थिर होते हैं, मतलब अचल संधियाँ बोलते हैं इनको। ये चल नहीं सकती, मतलब ये हिलती डुलती नहीं है। और ये फिक्स जॉइंट कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी होती है ना, स्कुल। ये स्कुल की जो अस्थियाँ हैं, इसमें कौन सी वो पाएंगी संधि, इसमें संधि पाई जाएगी अचल संधियाँ, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले ऊपर का हमारे कंकाल का पार्ट हो गया खोपड़ी। फिर इसके बाद आते हैं हम गर्दन। और ये गर्दन का जो पार्ट है, इस गर्दन की जो संधियाँ होती है उनको बोलते हैं हम धुरागर संधि या पिवोटल जॉइंट्स। नंबर 1 था फिक्स्ड जॉइंट, कहाँ पाए जाएंगे, खोपड़ी में। दूसरा आ गया पिवोटल जॉइंट्स, कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे गर्दन में। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरे नंबर के जो जॉइंट्स आते हैं, ये देखो, ये हमारे शोल्डर में और ये जो लेग्स में, ये लेग्स जो थाई स्टार्ट होती है यहाँ पे, ये 2 जगह जो पाई जाती है। ये देखो ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट, ये देखने हमको। तो ये दोनों जॉइंट्स जो हैं, इनका नाम है बॉल एंड सॉकेट। इनको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। मतलब इसमें एक तरह से जैसे ऐसे ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक बॉल जैसे ऐसे डली रहती है, जिससे ये अपन देखो इसमें कंधे को देख सकते हो, गोल गोल घुमा सकते हैं कंधे को। तो गोल गोल इसकी वजह से घूम सकता है क्योंकि इसमें बॉल की तरह रहता है ये। इसको हिंदी में कंदुक खल्ली का भी कहते हैं, कंदुक खल्ली का संधि या फिर बॉल सॉकेट जॉइंट्स। तो ये हमारा कंधे का और पैर के ऊपरी हिस्से का हो गया। फिर इसके बाद आ रहे हैं, और इसके बाद देखें ये संधि आ गई, ये देखो घुटनों की, एक तो घुटनों की और एक एल्बो की। इसमें हम देखते हैं हाथ को हम एक साइड तो घुमा सकते हैं आराम से, एक साइड जैसे ये अपना हैंड है, इसको ऐसे तो ऊपर की तरफ तो घुमा सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी नीचे की तरफ नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये संधि एक साइड ही काम करेंगी। तो इन संधि को बोलते हैं अपन हिंज संधि। घुटनों में और नी में और एल्बो में ये कौन सी होगी, हिंज संधि। ये हमको ये ध्यान रखनी है। 4 संधियाँ होगी हमारी, एक हिंज संधि हुई, एक पिवोटल हुई, एक बॉल एंड सॉकेट हुई और एंड फिक्स जॉइंट हुए। ये 4 होगी हमारी, 4 जॉइंट्स, इनको ध्यान रखना है।
अब इसके बाद देखते हैं हम इसको, बोन्स के अलग अलग पार्ट दिखा रहे हैं, जैसे ये पेल्विस बोन, ये देखो पेल्विस बोन्स, और ये कहाँ पे, ये पेल्विस बोन का जो एरिया है वो ये है, इस पूरे को बोलते हैं हम पेल्विस बोन, ठीक है। रिब केज, ये रिब मतलब पसलियाँ, तो ये रिब केज कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, रिब केज। स्कुल, ये तो स्कुल तो ये दिखाई दिया, ये जो खोपड़ी है इसको बोलते हैं स्कुल। ये हमारा हुआ स्केलेटन सिस्टम, और इसमें मेनली क्या ध्यान रखना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये 4 जो इसमें जॉइंट दिखा रखे हैं इनका नाम ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं विभिन्न जंतुओं की चाल, जो अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में मूवमेंट कैसे होती है, तो ये देखना है हमको। सबसे पहले देखो केचुआ, केचुआ या अर्थवर्म, फिर आता है घोंगा या फिर स्नेल, इसको घेंगा भी बोलते हैं, घोंगा भी बोलते हैं, और ये लो घेंगा। फिर आता है तिलचट्टा या कॉकरोच, और पक्षी, मछली और सर्प, इन सभी में जो इनके बॉडी मूवमेंट होगी ये हमको देखनी है। और इनकी मूवमेंट हमारे जो समरी है चैप्टर की, उस समरी में सबकी अलग अलग दे रखी है, तो अभी इसमें देख लेते हैं, जो बचेगा फिर अलग से देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो समरी में आ जाते हो, और समरी में हमको क्या देखना है, बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है उसको बनाने में कौन कौन जिम्मेदार होती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू बॉडी, काम क्या है इसका, स्केलेटन सिस्टम का, बॉडी को फ्रेम एंड शेप देती है। एंड हेल्प्स मूवमेंट, मूवमेंट में भी हेल्प कौन करता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, जैसे हमारे अंदर के जो अंग हैं उनके प्रोटेक्शन भी कौन करता है, स्केलेटन सिस्टम। तो ये हो गए इस इंपॉर्टेंट इसके वर्क। जैसे हमारे खोपड़ी है, तो खोपड़ी अंदर किसकी है, रक्षा करती है मस्तिष्क की। ये रिब्स जो दिखाई थी हमने पसलियाँ, ये हमारे अंदर के हार्ट की, फेफड़ों की, इनकी रक्षा करते हैं। फिर आ जाओ ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द, अब इसमें ह्यूमन स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट हैं इसको देख लो। एक होगा स्कल, खोपड़ी, फिर आगे बैकबोन, जो पीछे की तरफ हमारी वो रीढ़ की हड्डी है वो बैकबोन होगी, रिब्स है ना, ये हो गया हमारी पसलियाँ, ब्रेस्ट बोन, रिब्स और ब्रेस्ट बोन, ये पसलियाँ आ गई। फिर आ गया शोल्डर, हिप बोन्स, द बोन्स ऑफ हैंड, लेग, ये सारी हमारी क्या होगी, स्केलेटन सिस्टम की हड्डियाँ। फिर आता है द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ मसल्स। ये जो बोन्स हैं हमारी, जिसमें हम बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं, उसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव और रिलैक्सेशन मतलब ढीलापन, ये 2 चीज़ होती हैं। और किसकी वजह से होती है, मसल्स की वजह से। तो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स। ये जो हमारे अलग अलग जॉइंट्स हमने पढ़े थे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस काम में आ रहा है वो शरीर का अंग, उसके बेस पे अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। एंड डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, तो किस हिसाब से हमको इस मूवमेंट करवानी है उस बेस पे अलग अलग जॉइंट्स थे। 4 जॉइंट्स हमने पढ़े हैं, बस ये ध्यान रखने हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टूगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई। अब देखो ये जो हमने ऊपर देखा था, ये इसमें अलग अलग जीवों में, तो जो बर्ड्स में जो है ना, बर्ड्स में जो मूवमेंट होती है वो उड़ते हैं, तो फ्लाई करने में उसके लिए क्या जिम्मेदार होती है, इनकी मसल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग्स, जो मसल्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इनकी जो बोन होती है वो लाइट होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है, तो हल्की होती है बोन, जिससे वजन कम होता है इनका और इसको उड़ने में आसानी होती है। जबकि इनके पंखों में जो मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स, तो उनको पंखों से आराम से उड़ सकते हैं। तो पक्षियों के लिए इन अनुकूलन हो गया एक तरह से, ये हो गया कि उनकी हड्डियाँ खोखली होती है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, हड्डियों के अंदर हवा भरी रहती है। फिर आता है फिश का, फिश स्विम बाई फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेट टू साइड ऑफ द बॉडी। तो ये लूप बनाती है, जो मछलियाँ हमने देखा है जो तैरती है तो इस टाइप से घूमती हुई चलती है, तो बॉडी के दोनों तरफ क्या करती है, लूप बनाती रहती है, और उस लूप के हिसाब से ये आगे की तरफ तैरती रहती है। फिर आते हैं स्नेक्स पे, तो स्नेक्स भी इस टाइप से ऐसा आकार में लूप बनाता चलता है ना, ऐसे बनाता जाएगा, पीछे से आगे पुश करता जाएगा, और जिससे बॉडी इसकी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये हो गया स्नेक्स लूपिंग साइड वे। फिर आता है हमारा द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोच होता है उसमें आउटर स्केलेटन, बाहर की तरफ कंकाल पाया जाता है,
जो कॉकरोच हम देखते हैं बाहर की तरफ इसमें वो कंकाल होता है। और इसमें क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग, कॉकरोच में 3 पेयर होते हैं लेग के, मतलब 6 लेग्स होते हैं इसमें, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और 2 पेयर इसमें क्या रहते हैं, पंखों के होते हैं। तो इसकी हेल्प से ये मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है अर्थवर्म, अर्थवर्म या केचवा, ये किससे होता है, अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, इसकी वजह से इसकी बॉडी आगे बढ़ती है। जैसे ये केचवा, इस टाइप का केचवा होता है, तो क्या करेगा, बॉडी को बीच में से लंबी खींच देगा, यहाँ से लंबी कर देगा बॉडी को, और फिर बाद में यहाँ पे हुक लगा के और पीछे की बॉडी को आगे खींच लेता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, इससे मूवमेंट होती है। फिर आता है स्नेल, घेंगा, मूव विथ द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। तो मस्कुलर फुट कौन से जीव में पाया जाता है, वो होता है घेंगा में या स्नेल में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सजीव एवं उनका परिवेश। अब हम पढ़ेंगे सजीव और इनका ये हो गया द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो ये सजीव है, इनके बारे में जो गुण है वो भी पढ़ेंगे इसमें, और इनके हैबिटेट्स मतलब आवास या परिवेश, तो कैसे रहते हैं, कैसे परिवेश में रहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इससे थोड़ी सी अपन एक देख लेते हैं ओवरव्यू। हमने ऊँट को देखा है, अब ऊँट का आवास क्या है, रेगिस्तान, रेगिस्तान पाए जाते हैं ऊँट। अब ऊँट रेगिस्तान पाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका बॉडी उस हिसाब से ढल जाती है। जैसे रेगिस्तान में पानी कम होता है तो ऊँट कई कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, मीन्स ये पानी को स्टोर कर लेता है, कम से कम पानी खर्च करता है। ऊँट का पसीना नहीं आता, ऊँट के केवल पसीना एक पार्ट होता है, ऊँट का जो मुंह होता है, इस मुंह के पास में जो पीछे की तरफ जो गर्दन है, बस इतनी सी जगह में पसीना आता है, बाकी पूरी बॉडी में पसीना नहीं आता। तो उससे पानी को बचा लेता है। कम से कम टॉयलेट करेगा, और जो इसका मल होगा वो ठोस होगा, जिससे क्या है पानी को बचाता है। दूसरा, इसमें ये रेगिस्तान पाया जाता है, तो रेगिस्तान में रेत होती है, रेत में धंसने से बचने के लिए इनके पैर है उसमें गद्देदार पैर पाए जाते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऐसे मछलियों में अगर अपन देखें, मछली तो पानी में रहती है परमानेंट। अब पानी में अगर हम कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को डाल दें तो बॉडी अजीब सी हो जाती है, लेकिन मछली में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे जी पाती है वहाँ पे, इसमें अनुकूलन होता है। इसके बॉडी के ऊपर सल्क पाए जाते हैं, जो सल्क होते हैं वो सल्क चिकने सल्क होते हैं, जिससे पानी उसे कोई हार्म नहीं पहुँचा पाता। और उसके अलावा मछली श्वसन क्रिया, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत श्वसन में आएगी, पानी में रहेगी तो श्वसन करने के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स। उन गिल्स की हेल्प से ये पानी से ही ऑक्सीजन निकाल लेती हैं और आराम से पानी के अंदर रेस्पिरेशन कर पाती हैं। तो ये हमने देखा आवास के हिसाब से जंतु अलग अलग ढले हुए रहते हैं अपने परिवेश में। तो इसमें आगे का देखते हैं हम, आवास के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। तो जो सजीव होते हैं अलग अलग आवास में पाए जाते हैं, उस हिसाब से हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जलचर। अब जलचर कौन से जीव होंगे, ऐसे जीव जो जल में पाए जाते हैं उनको कहते हैं हम जलचर, जैसे मछली है ये सारे। फिर आ जाओ स्थलचर, जो धरती पर रहते हैं वो सारे स्थलचर हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण मानव हो गया, कुत्ता बिल्ली जो भी जो स्थल पर रहते हैं। फिर आते हैं उभयचर, ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, तो इनको बोलते हैं उभयचर। जैसे मेंढक है और क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, ये दोनों क्या हैं, उभयचर। और चौथी कैटेगरी है नभचर, मतलब जो उड़ते हैं। तो उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नभचर। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया जीवों का उनके आवास के आधार पे। फिर अपन चलते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। तो इसमें हमको कुछ जलीय और कुछ स्थलीय आवास के बारे में डिटेल से देखना है। तो सबसे पहले स्थलीय आवास है टेरेस्ट्रियल हैबिटल्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब देखो मरुस्थल आवास, तो स्थलीय आवास में एक तो मरुस्थल का पढ़ रहे हैं हम और एक पढ़ रहे हैं पहाड़ी आवास का। तो मरुस्थल में मैंने बताया था कि पानी की कमी होती है, गर्मी तेज़ होती है वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए देखो ये एक बिल वाला सिस्टम होता है। ये हमको दिख रहा है, धरती में से बिल होगा, बिल के अंदर जाके इस टाइप से बड़ा सा बिल होता है, यहाँ बच्चे बैठे और देखो अंदर कैसे इनका नेटवर्क फैला हुआ है, ये अलग अलग जो घर बना रखे हैं इन्होंने। तो वहाँ पे जो चूहे वगैरह होते हैं, सांप चूहे जो रहते हैं, वो क्या करते हैं दिन में गर्मी से बचने के लिए इन बिलों में छुप जाते हैं। बिल में छुप के आराम से दिन निकालेंगे, रात के टाइम यहाँ से निकलेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो जीव होते हैं रात्रिचर होते हैं, मतलब रात को बाहर घूमते हैं और दिन में बिल के अंदर छुपे रहते हैं। दूसरा हमने देखा था ऊँट का, तो ऊँट होता है वो अपने पानी की कम से कम पानी खर्च करता है और उसके पैर होते हैं जो मरुस्थल में आराम से चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे देखते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता ये है पत्तियाँ कम से कम होगी इन पौधों में, या तो होंगी नहीं या बहुत कम होगी।
प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तना होता है ना, तने से ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। दूसरा, इनकी जो पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं, जिससे कम से कम पानी बाहर निकल सके, और इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती है ताकि ये नीचे तक का पानी को अवशोषित कर सके। तो ये विशेषताएं होती है मरुस्थल के पौधों की और जंतुओं की। फिर लेते हैं हम पहाड़ी आवास। अब पहाड़ी आवास में कौन से ज़्यादातर बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वो हैं, तो उसमें देखो जो भालू है, तेंदुआ है, याक है, इन सब के हम देखते हैं बॉडी पे बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। तो बाल क्यों होते हैं? वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है बर्फीले क्षेत्र में, तो उस ठंड से बचने के लिए क्या होते हैं, इनमें बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो ऊंचे क्षेत्र में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, इंसान हो या फिर जीव जंतु हो, वहाँ पे क्या होती है, जितनी ऊंचाई पे हम बढ़ते जाते हैं तो ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो O2 की कमी हो रही है, तो O2 की कमी को पूर्ति करने के लिए इनके जो ब्लड होता है इन जंतुओं का, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी ताकि जितनी भी ऑक्सीजन मिले उसका ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन कर सकें। इसलिए इनकी हीमोग्लोबिन का लेवल, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल जो स्थलीय लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगला देखते हैं घास स्थल। जो घास के जो जंगल होते हैं, उन जंगल में नॉर्मल कौन होते हैं, हिरन, शेर, इस टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब जो जीव घास खाते हैं उनके देखते हैं हम आगे के जो दांत होते हैं बिल्कुल पैने होते हैं, जिससे घास को आराम से चर सकते हैं, घास चरने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। उसके अलावा दूसरे जो मांसाहारी जीव रहते हैं वो इनको खाते हैं। तो मांसाहारी जीव जो भी होगी उनकी विशेषता ये होगी कि इनके जो साइड के दांत होते हैं ना, कैनाइन जो दांत होते हैं, वो लंबे लंबे और चीर फाड़ करने वाले होते हैं। और इनके जो पैर होते हैं, पैर में पंजे होते हैं जिनसे झपट्टा मार के शिकार आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे अनुकूलन इनको मिलते हैं। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब ये है कि कोई जीव किसी परिवेश में रह रहा है, तो उस परिवेश के हिसाब से उसको ढालने के लिए, मतलब उस परिवेश में जहाँ पे रह रहा है उस परिवेश के अकॉर्डिंग वो कैसे जी सकता है, तो उसके लिए प्रकृति ने उसको कुछ स्पेशल, उसकी बॉडी में स्पेशल सिस्टम लगा दिया, उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। जैसे ऊँट में गद्देदार पैर हो गए ना, शेर में लंबे दांत हो गए, हिरन में पैने दांत हो गए, तो ये सारे क्या है इनके अनुकूलन। जो कोई बर्फीले क्षेत्र में रह रहा है तो बर्फीले क्षेत्र में वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, उससे बचने के लिए उनके बड़े बड़े बाल हो गए शरीर पे। इन सब को हम कहेंगे एडेप्टेशन या अनुकूलन। फिर आ रहा है जलीय आवास या एक्वेटिक हैबिटेट्स। और इसमें देखो जो जल में जो जीव रहते हैं तो उसमें मेन जो समस्या आएगी वो एक तो रहेगी शोषण की। तो शोषण में हमने पढ़ा अभी कि जल में रहने वाली मछलियाँ जो होती है, इसमें शोषण के लिए किससे होता है शोषण? गिल्स से। इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं या क्लोम बोलते हैं, इससे शोषण कर लेते हैं ये। मतलब क्या, इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी को डायरेक्ट भर लेंगे। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें पानी को ले लेंगे, और पानी जो अंदर आएगा जल, तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होगी वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे, बाकी पानी को वापस निकाल देंगे। तो जल के अंदर भी ये शोषण कर सकते हैं। और दूसरा इसमें होता है बॉडी पे सल्क पाए जाते हैं, और इस सल्क से क्या होता है, बॉडी जो मिनरल वाटर होता है, दिन रात पानी में रहना है तो पानी से कोई भी इसमें शरीर में हानि ना हो, उसकी वजह से चिकने सल्क पाए जाते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, और उससे ये बचे रहते हैं। इसके बाद हम ये दो एक्सेप्शंस देखते हैं। एक तो व्हेल, ब्लू व्हेल, और दूसरी डॉल्फिन। ये दोनों मछलियाँ ऐसी हैं जिनमें गिल्स नहीं पाए जाते, गिल्स इनमें नहीं पाए जाते इन दोनों में। तो ये क्या करती है, फिर शोषण कैसे करेगी? शोषण ये नासा छिद्रों से ही करती है। तो हमने देखा होगा डॉल्फिन और व्हेल होती है, बार बार पानी से ऊपर आती रहती है, ये जल का लेवल है उससे बाहर आती रहती है, फिर चल जाती है। तो अब ये क्या करेंगे, एक बार बाहर आएंगे, यहाँ पे शोषण कर लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे इकट्ठी, फिर आराम से बहुत देर तक अंदर रह सकती है। तो उसको स्टोर करके रखती है ऑक्सीजन को, फिर जब जैसे उसको ऑक्सीजन की कमी लगती है तो फिर बाहर आके ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। तो इनका शोषण जो है डॉल्फिन और व्हेल का नॉर्मल नासा छिद्रों से ही होता है। इसके बाद हम चलें आगे। ये हमारे हो गए आवास के ख़त्म, और अब देखते हैं जैव घटक क्या होता है और अजैव घटक क्या होता है। तो हमारे आसपास हम जो भी कुछ हमको परिवेश में दिखाई दे रहा है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में, उसमें जो भी सजीव चीज़ होती है उन सबको मिला के क्या बनता है, जैव घटक। ठीक है, तो जैव घटक को बायोटिक बोलते हैं। अब जैसे इसमें पौधे भी आ गए, सभी पौधे, और सभी जंतु भी आ गए, तो जंतु के नाम लिख दो या फिर केवल पौधे और जंतु लिख दो, तो उन सबको सबसे मिलकर क्या बनता है, जैव घटक। दूसरा जो निर्जीव वस्तुएं होती है, और निर्जीव में प्रकाश है ना, जल है, चट्टान है ना, पहाड़, मिट्टी, इन सभी चीज़ों को मिला के जो हमारे आसपास उपस्थित है उन सबसे मिलकर क्या बनता है, अजैव घटक या एबायोटिक। तो ये हमारे हो गए दो घटक। अब चलते हैं इसके बाद सजीवों के गुण। जो सजीव होते हैं उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, और ये इनकी क्यों आवश्यकता होती है ये चीज़ अब इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले भोजन। सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने पढ़ लिया था कि सजीव भोजन क्यों करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए सजीव भोजन करते हैं। और
ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब लेते हैं, जिससे बॉडी की ग्रोथ भी होती है और ऊर्जा भी मिलती है। फिर आता है शोषण। शोषण क्यों करते हैं? जो हमने भोजन किया था, इस भोजन को अंदर जाके इसका ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या निकलती है? ऊर्जा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ का ऑक्सीकरण हो पाता है और जिससे हमको एनर्जी मिलती है। फिर आता है वृद्धि। तो सभी सजीवों में ये विशेषता है, सभी गुण होता है कि सभी सजीव भोजन करते हैं, सभी सजीव शोषण करते हैं। अब आता है सभी सजीव वृद्धि करते हैं। तो भोजन खाया, खाने के बाद उसमें प्रोटीन, वसा जो बनी, उससे बॉडी की वृद्धि होती जाती है, तो समय के साथ बढ़ते जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वृद्धि। और सजीव का जो चौथा जो कैरेक्टर है वो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। मतलब वातावरण में कोई भी उद्दीपन होता है, कुछ भी घटना होती है, तो उसके प्रति वो रेस्पॉन्स करेगा। जैसे किसी ने अपने को आवाज़ लगाए तो हम जल्दी से उस तरफ देखते हैं, या फिर अचानक तेज़ लाइट डालते हैं तो हमने आंख बंद कर लेते हैं, या फिर कहीं गर्मी होगी तो छोटे जीव को ज़्यादा गर्मी में रखोगे तो भग जाएगा दूर। वो सब किससे होती है? हमारे जैसे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स दे रखे हैं, ज्ञान इंद्रियाँ, तो उससे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाहर का जो भी होगा उसको लेंगे और उसके हिसाब से रेस्पॉन्स देते रहेंगे। अगला जो गुण है सजीवों का वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, है ना, जो शरीर के किसी काम के नहीं होते हैं, उन अपशिष्ट को बॉडी से बाहर निकालना, इसी को कहते हैं उत्सर्जन। तो हमने ये जो जीव जंतुओं में देखते हैं मलमूत्र करते हुए, तो ये सारे क्या है? उत्सर्जन। इसके अलावा पेड़ पौधों में भी देखना, पत्तियों में से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो उस वाष्पोत्सर्जन से क्या क्या निकलता है? अपशिष्ट पदार्थ। तो इसके बाद आता है प्रजनन। तो जितने भी सजीव हैं, चाहे पौधे हैं या जंतु हैं, सब क्या करते हैं? प्रजनन। और प्रजनन क्या होता है? अपने समान ही संतति पैदा करना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन। तो प्रजनन में क्या होते हैं? समान संतति को करते हैं और अपनी जाति को बचाए रखना। मतलब जो ये जीव जंतु होते हैं अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए ये जनन करते हैं। अगर जनन करना बंद कर देंगे तो माना कि एक नीम है, नीम का पेड़ ने जनन करना बंद कर दिया, तो जितने नीम है ये लास्ट में चलते चलते खत्म हो जाएंगे और बाद में ये विलुप्त हो जाएंगी। तो बचाने के लिए क्या होता है? नीम में निमोली आती है, निमोली नीचे गिरेगी और उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे हम जीवों में देख सकते हैं, जंतुओं में देख सकते हैं। इसके अलावा आता है गति। तो सभी सजीवों में ये गुण पाए जाते हैं, इनमें गति पाई जाती है। जैसे जंतुओं में तो हम देखते ही हैं, अभी ऊपर देखा तुमने कैसे कैसे गति करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी गति पाई जाती है। हमने सूरजमुखी देखा होगा, एक सूरजमुखी का जो पुष्प होता है ये देखना। तो सूरजमुखी का जो पुष्प होता है, इसकी एक विशेषता है कि जिस तरफ सूरज होगा उसकी तरफ ये पुष्प का मुंह हो जाएगा। अगर सूरज छिप जाता है तो ये पुष्प ऐसे लटक जाएगा रात को। फिर सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो सूरज की तरफ से, माना कि इस तरफ सूरज है तो पुष्प का मुंह भी इसकी तरफ हो जाएगा। तो ये इसमें जो गति हो रही है तो ये सूरज के हिसाब से हो रही है। दूसरा एक प्लांट होता है छुईमुई। छुईमुई नाम का एक प्लांट होता है, इसको लाजवंती भी बोलते हैं, छुईमुई या लाजवंती। इस प्लांट के अगर अपन टच करेंगे, इसके अपन ने हाथ लगाया या फिर फिंगर टच करी, तो जैसे ये टच करेंगे तो इनकी सारी पत्तियों को सिकोड़ लेती है आपस में। फिर जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो पत्तियों को खोल लेंगे। तो ये भी इसमें क्या हुआ? गति या मूवमेंट हुई। इसके अलावा कुछ कीट भक्षी पादप होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो जैसे कीट आएगा तो कीट को बंद कर लेंगे, है ना। ये इस टाइप के घट पादप होता है, ऐसे घड़ा जैसा होता है, जैसे इसमें कीट आएगा तो ये ऊपर से बंद हो जाता है। तो ये सारे भी इसमें मूवमेंट है। अब इसमें देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी। सबसे पहले इसमें द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास का वातावरण, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट्स। नेक्स्ट है सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट्स। मतलब सेम हैबिटेट्स में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यह एडेप्टेशन, अनुकूलन जो आपने देखा था, इसमें क्या होता है? प्लांट हो या एनिमल हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक फीचर उसमें डेवलप हो जाएगा जो उसके आसपास रहने के लिए उसको उसके लायक बनाता है, तो उसी को कहते हैं हम एडेप्टेशन। फिर आता है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउ एवर दीज में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक। तो मेन रूप से दो तरह से बांट दिया हमने, एक तो हो गया टेरेस्टेरियल मतलब स्थलीय, और दूसरा हो गया एक्वेटिक मतलब जलीय। और इसके सबके अनुकूलन जो हमने जो जैसे रहेगा उस हिसाब से अनुकूलन पढ़ाई था ऊपर। फिर आता है देयर इज ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट
बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऊपर पढ़े थे, तो उसमें बायोटिक में आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो मतलब छोटे जीव, ये सारे आ गए। और जो एबायोटिक वाला होगा, तो एबायोटिक में कौन कौन है? रॉक्स चट्टान, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी इसमें आ गए एबायोटिक में। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे नीड फूड, ये अभी अपन इनके जो करेक्टर ऊपर पढ़े थे ये सारे इसमें आ गए। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्लास 6th एनसीईआरटी का बायोलॉजी वाला पार्ट। बायोलॉजी हमारी इसमें होगी पूरी। इसके बाद जो चैप्टर 10 से लेके और आगे का जो होगा वो होगा फिजिक्स का पार्ट कुछ। तो फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और दोस्तों इसको चैनल को कुछ दिनों बाद मैं इसमें एक लिंक डालूंगा, उस लिंक में जितने भी जो चैप्टर्स करवा रहे हैं अपन लेक्चर हो रहे हैं उन सभी की जो पीडीएफ इसमें जो पढ़ाई जा रही है ये सभी को एक पीडीएफ के रूप में बना के मैं उसमें डाल दूंगा। तो कुछ दिन बाद इसमें चेक कर लेना, तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।